बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इंपॉर्टेंट इमेजेस ऑफ हार्ट। तो सबसे पहली इमेज है कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा की। तो कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा आगे यहाँ पे जो टाइप शो की हुई है ना, यहाँ पर पोस्ट डक्टल टाइप शो की हुई है। अच्छा, ये जो कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये हमारा कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज से बिलोंग करता होता है। अब कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ को तीन में डिवाइड करते हैं। राइट टू लेफ्ट शंट, जो राइट टू लेफ्ट शंट होता है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ भी कहलाती है। ओके, दूसरा लेफ्ट टू राइट शंट, और लास्ट में आपके ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन। ऑब्स्ट्रक्टिव रीजन के अंदर आपको कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, एट्रेसिया और अयोर्टिक स्टेनोसिस और एट्रेसिया देखने को मिलता होता है। जबकि राइट टू लेफ्ट शंट में 5 टी आते हैं। 5 टी को कौन कौन से होते हैं? टोटल नैमिलस, पल्मोनरी वीनस रिटर्न आ जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से आ जाते हैं? ट्रंकस आर्टियोसिस जो कि परसिस्टेंट होता है, या टोटल नैमिलस, पल्मोनरी वीनस रिटर्न, या तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, या ट्रांसपोजिशन ऑफ आर्टरीज, या ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ये आ सकता होता है। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है। जबकि लेफ्ट टू राइट शंट में AST, VSD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ये आपको देखने को मिलता है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, ठीक है। और ये चीज़ आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। तो जो हमारा कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा, इसमें सेगमेंटल नर्विंग होती है। मेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। इसकी दो टाइप होती है, ठीक है। एक होती है आपकी प्री डक्टल होती है और एक पोस्ट डक्टल होती है। जो प्री डक्टल वाली होती है ना, प्री डक्टल, इसमें जो नर्विंग होती है अयोर्टा की, वो प्रोक्सिमल होती है टू द डक्टस आर्टरियोसिस, और ये टर्नर सिंड्रोम और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एसोसिएटेड होता है। जबकि पोस्ट डक्टल वाली को अडल्ट टाइप भी बोलती है। ये आपको जब देखने को मिलती है जब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस खत्म हो जाता है और नर्विंग ऑफ अयोर्टा होती है, डक्टस आर्टरियोसिस से डिस्टल आपको देखने को मिलती है। क्लियर। अब जो प्री डक्टल टाइप है इन्फेंट में होती है, तो उसमें क्या होता है? जो अपर बॉडी पिंक होती है, लोअर बॉडी साइनोटिक होती है, ठीक है। इसमें साइनोसिस वगैरह देखने को मिलेगा। हार्ट का साइज काफ़ी बढ़ जाता होता है। जबकि पोस्ट डक्टल वाली, इसके अंदर क्या होता है? इसमें अपर लिम्ब में हाइपरटेंशन होती है, लोअर लिम्ब्स के अंदर हाइपोटेंशन और वीक पल्सेस होती है। रेडियो फीमोरल डिले होगा। चेस्ट एक्सरे के अंदर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रिब्स की नॉचिंग देखने को मिलेगी। लास्ट में आपकी पोस्ट स्टीनोटिक डायलिटेशन ऑफ असेंडिंग अयोर्टा, ये भी आपको देखने को मिलता होता है। तो आपने ये देख लेना। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है, ओके, तो इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करो। ओके, तो दिस डायग्राम इज़ रिलेटेड टू द MI, और MI की डायग्राम रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MI की डायग्राम है, मेरी किताब में तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा खून वाला MI, और यहाँ पे जो आपको ब्राउन, जो येलोविश जो आपको नजर आ रहा है ना, जहाँ पे येलो एरो बना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर एक स्टेन हमने दी हुई है, जो कि होती है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ये उन इन्फेक्ट के लिए जो कि 12 घंटे से पहले के लिए होते हैं, उनको देखने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये जो स्टेन होती है ना, जो नॉर्मल होते हैं उनको ब्रिक रेड कलर देती है, लेकिन जो मर जाते हैं ना, उनको ये क्या देना शुरू कर देती है? वहाँ पर वो रेड स्टेन ही नहीं होते, बल्कि वो येलो स्टेन हुए हुए है, ठीक है। अभी जो स्टेनिंग डिफेक्ट होता है ना, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के लीकेज की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। तो ये MI का आपको देखने को मिलेगा। खासतौर पर अगर ये वाला है, ओके, तो ये 12 से लेकर 24, यानी इन शॉर्ट के 12 घंटे से पहले वाला MI आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको देखने को नहीं मिलता होता। बाकी अगर MI की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी के अंदर आपको बहुत सारी स्टेप्स वगैरह, स्टेजिंग वगैरह आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन वो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे वाइवा के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 12 से लेकर 24 घंटों में क्या चेंज आपको देखने को मिलता है, तो 12 से लेकर 24 घंटे में डार्क मॉटलिंग होती है, ठीक है। एक बात नोट कर लेना कि जब 24 घंटे के अंदर आपको मॉटलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, मॉटलिंग होती है। बाकी इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? इसके बाद आपको येलो टेन इन्फेक्शन वगैरह, हाइपरनीमिक बॉर्डर, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और सबसे पहले जो चेंज होती है ना, वो वेवीनेस ऑफ फाइबर होती है। ये आपको आधे घंटे से लेकर 4 घंटे में देखने को मिलती होती है। क्लियर। तो ये बात नोट कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, लाइक अब यहाँ से डायग्राम थोड़ी मुश्किल आ रही है। ओके, सबसे पहले आपने देखना है कि ये हार्ट की डायग्राम है भी या नहीं। तो ये इंटरकलेटेड डिस्क आपको नजर आ रही होगी। अब ये जो अल्फा वाली डायग्राम है, ए वाली डायग्राम है, ये 1 डे इन्फाक्ट की है, 1 सेकंड माइक्रोस्कोपिक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? तो जो 1 डे इन्फाक्ट होता है, या एक दिन हो चुका है, इसके अंदर आपको कार्गुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको वेवी फाइबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वेवी फाइबर क्या होता है? ये लॉन्गेटेड और नैरो नैरो लंबे पतले पतले फाइबर होते हैं, ठीक है। ओके, और जो डेड फाइबर उनके दरमियान स्पेसेस होगी, जिसके अंदर फ्लूइड भरा पड़ा होगा, न्यूट्रोफिल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो बीटा वाली डायग्राम है ना, ये वाली जो डायग्राम है, ये डायग्राम है हमारी तकरीबन 3 से लेकर 4 दिन तक है। ऑलमोस्ट हमारा 3 से लेकर 4 दिन है। 3 से लेकर 4 दिन के अंदर आपको डेड मायोफाइबर की डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलती है, मैक्रोफेजेस वगैरह भी देखने को मिलते हैं, ओके, यानी मैक्रोफेजेस आपको देखने को मिलेंगे 3 से लेकर 4 में। इसके बाद चार्ली वाली डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। चार्ली वाली डायग्राम में आपको काफ़ी सारा देखने को मिलेगा, ओके। ओके, अच्छा, बीटा वाली डायग्राम में अच्छा सॉरी, बीटा वाली डायग्राम में आपको न्यूट्रोफिल वैसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, हालांकि न्यूट्रोफिल 1 से लेकर 3 दिन तक होते हैं। बाकी जो चार्ली वाली डायग्राम है ना, ये तकरीबन इंडिकेट करेगा कि 7 से लेकर 10 दिन का इन्फाक्ट हो चुका है। 7 से लेकर 10 दिन के अंदर क्या होता है? 7 से लेकर 10 दिन के अंदर
आपको मैक्रोफेजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, वेल डेवलप फेगोसाइटोसिस होते हैं, ग्रैन्युलेशन टिश्यू वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता होता है, ठीक है। जो डी वाली डायग्राम और ग्रैन्युलेशन टिश्यू की है, जो ई वाली डायग्राम है, ओके, जो ई वाली है ये क्या बता रही है, ये हील हो चुका है मायोकार्डियल फाइबर, जिसमें नेक्रोटिक टिश्यू डेंस कोलाजिनस टिश्यू से रिप्लेस हो गया है। और यहाँ पे स्टेनिंग कौन सी दी गई है, डी और ई के अंदर मैसन ट्राइक्रोम स्टेन है, ठीक है, बस ये नोट कर लेना। तो ऑलमोस्ट हमारा वैसे ये टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन पढ़ लेना इस टॉपिक को थ्योरी के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ओके। तो वंस अगेन एक एमआई की डायग्राम है, लेकिन एमआई की डायग्राम में अगर आप देखो तो ये डायग्राम है स्कीमिया रिपरफोरियन इंजरी की, क्रॉस में और माइक्रोस्कोपी में। क्रॉस में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस में आपको हेमरेजिक एंटीरियर वाल एक्यूट एमआई देखने को मिलेगा विद लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेकिन हमने इसको कैसे किससे ठीक किया, स्टेप्टोकाइनेस से, जो कि फिब्रिनोलिटिक एजेंट है। उसकी वजह से आपको क्या इंजरी देखने को मिलेगी, जो हमारी स्कीमिक रिपरफोरियन इंजरी होती है आपको देखने को मिलती होती है। इसके अलावा जो आपका बीटा वाली डायग्राम है, बीटा वाली डायग्राम में आप देखो यहाँ पे आपको मायोकार्डियल नेक्रोसिस देखने को मिलेगा विथ हैमरेज एंड द कॉन्ट्रैक्शन बैंड। तो कॉन्ट्रैक्शन बैंड क्या होती है, एक डार्क बैंड्स होते हैं जो कि मायोफाइबर को स्पैन कर रहे होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये आपने पढ़ लेना है, ओके। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि अगर आपने एमआई को जल्दी जल्दी ठीक कर लिया तो उसकी वजह से आपको स्कीमिया और रिपरफोरियन इंजरी वाला आपको देखने को मिल सकती होती है। इसके बाद तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ओके। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम अब ये आ रहे हैं, ओके। एक मिनट, अच्छा, ओके। तो अब ये जो डायग्राम्स हमारी ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई की है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक आपको रप्चर नजर आ रहा है, ठीक है, एंटीरियर मायोकार्डियल रप्चर देखने को मिलेगा। बी वाली के अंदर आपको वेंट्रिकुलर सेप्टम का रप्चर देखने को मिलेगा। चार्ली के अंदर आपको रप्चर है नेक्रोटिक पैपिलरी मसल का। जो एलिफेंट डेल्टा वाली की तरफ आओगे, डेल्टा वाली में आपको फिब्रिनस पेरिकार्डिटस देखने को मिलता है। ड्रेसलर सिंड्रोम का अपने रट्टा मार लेना है। ई वाली डायग्राम के अंदर आपको इन्फार्क्ट की एक्सपांशन देखने को मिल रही है। ई के बाद एफ आता है, तो एफ के अंदर आपको वेंट्रिकुलर एनुरिज्म आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा वाला। बस इसमें नाम नोट कर लेना, बाकी इसमें कोई चीज़ याद करने वाली आई थिंक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ओके। तो जो नेक्स्ट हमारी डायग्राम है ना, ये हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो अल्फा वाली डायग्राम है सिस्टेमिक वाली, और बीटा वाली आपकी पल्मोनरी या राइट है। जो सिस्टेमिक वाली होती है लेफ्ट हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज भी कहते होते हैं। इसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रिक थिकनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्सेंट्रिक थिकनिंग देखने को मिलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, ओके, राइट साइड पे आना शुरू हो जाते हैं, ओके, ठीक हो गया। जो आपकी पल्मोनरी या राइट साइडेड हाइपरटेंशन है उसको कोर पल्मोनल भी कहते होते हैं। यहाँ पे आपको डायलेटेशन देखने को मिलेगी राइट वेंट्रिकल की, और यहाँ पे थिक एंड फ्री वाल होती है। हाइपरट्रॉफिक ट्रैबिकुले भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। तो ये आपने नोट कर लेना, हाइपरट्रॉफिक ट्रैबिकुले। तो और इसके अलावा देखो कहते हैं कि जो शेप है लेफ्ट वेंट्रिकल की वो डिस्टॉर्ट हो गई है बाई द राइट वेंट्रिकल की। राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी की वजह से शेप आपकी बिगड़ गई है लेफ्ट वेंट्रिकल की, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लेना है। बाकी जो आपका सिस्टमिक हाइपरटेंशन को लेफ्ट साइडेड भी कहते होते हैं। आपने दो चीज़ें देखनी होती है, नंबर वन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ओके, और दूसरा आपको क्या हो जाएगा, हिस्ट्री और पैथोलॉजिकल एविडेंस ऑफ हाइपरटेंशन है। जो हाइपरटेंशन होती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करा देगी विदाउट डायलेटेशन। इसके अलावा लेफ्ट एट्रियम की इन्लार्जमेंट होती है, ट्रांसवर्स डायमीटर मायोसाइट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको इरेगुलर सेलुलर और न्यूक्लियर इन्लार्जमेंट देखने को मिलती है। पल्मोनरी हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, जिसको राइट साइडेड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज या कोर पल्मोनल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, फिर डायलेटेशन और फेलियर होता है। अभी एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, उसकी कॉजेज होती है कि लाइक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से राइट साइडेड हो सकता है, या सीओपीडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकिएक्टिसिस, वेजिनल ग्रैनुलोमाटोसिस इनकी वजह से देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डायग्राम है हमारी, ये वाल्व से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपकी कैल्सिफिक वाल्वुलर डिजनरेशन वाली है। लाइक जो अल्फा वाली डायग्राम है कैल्सिफिकेशन आयोटिक स्टेनोसिस की, ठीक है। यहाँ पे आपको नोडुलर मैसेज ऑफ कैल्शियम है जो कि हीप्ड अप हो गया। जो बीटा वाली डायग्राम है ये कैल्सिफिक आयोटिक स्टेनोसिस है ऑफ अ कॉन्जेनिटली बाइकस्पिड वाल, के जो कॉन्जेनिटली है बाइकस्पिड वाल है, बस, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि अयोटिक में वैसे आपको 3 फ्लैप देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर 2 देखने को मिले उसको बाइकस्पिड कहते होते हैं, ठीक है, ओके। जो चार्ली और डेल्टा में आपको एट्रियल व्यू से आपको दिखा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एट्रियल वाली इनकी कैल्सिफिकेशन देखने को मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ओके।
तो ये हमारी डायग्राम है मिक्सोमेटस डीजनरेशन ऑफ माइट्रल वाल्व। ओके, तो मिक्सोमेटस डीजनरेशन ऑफ माइट्रल वाल्व, तो ये आपको क्लासिकली देखने को मिलती है कि इस कंडीशन के अंदर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी कहते होते हैं, ठीक है। इसके अंदर होता ये है कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर रेट्रोग्रेड ब्लड फ्लो चला जाता है ड्यूरिंग द सिस्टली ड्यू टू पोस्टीरियर बल्जिंग ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लीफलेट इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये मार्फन सिंड्रोम और एलर डेनलो सिंड्रोम में होता है। तो इसमें 3P आती है। नंबर 1 पाल्पिटेशन, पैनिक अटैक देखने को मिलेगा, ठीक है, और पेन देखने को मिलेगा, टिपिकल चेस्ट पेन, और इसके अलावा हाई पिच मिड सिस्टोलिक क्लिक भी आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, और बाकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स की वजह से, माइट्रल इंसफिशिएंसी हो सकती है, स्ट्रोक या एरिथमिया वगैरह भी हो सकता है मैक्सियोमेटस डीजनरेशन ऑफ माइट्रल वाल्व की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये हमारे एक्यूट और क्रॉनिक रिमेटिक हार्ट डिजीज़ है। तो अल्फा वाले में एक्यूट है, एक्यूट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आपको स्मॉल वेजिटेशन देखने को मिलेगी जिसको विरोके कहते हैं, विरोके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ क्लोयर ऑफ मैट्रल वाल्व। तो अलोंग द लाइन ऑफ क्लोयर ऑफ मैट्रल वाल्व तो उसको क्या बोलते होते हैं हम, विरोके बोलते थे, वेजिटेशन कहते होते, ठीक है। ओके, तो और प्रीवियस एपिसोड ऑफ र्यूमेटिक वाल्वुलाइटिस उसकी वजह से फाइब्रस थिकनिंग और फीएन हो सकती है। उसके बाद बीटा वाली डायग्राम है, बीटा वाली डायग्राम के अंदर आपको एस्कोफ बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है। अब एस्कोफ बॉडी एक्यूट र्यूमेटिक आर्टाइटिस में आपको देखने को मिल सकती है। ओके, जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम में नोड्यूल होते हैं मोर इन्फ्लेमेटरी सेल के, तो आपको पता है इसको बॉडी, और जो उनके जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना उनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है, क्रोमेटिन के कंडेंसेशन होकर लॉन्ग वेवी रिबन्स बनाना शुरू कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड कैटरपिलर सेल। जो चार्ली और डेल्टा इसमें आपको माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर, ठीक है। चार्ली और डेल्टा के अंदर माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस आपको देखने को मिल रही है। और लास्ट वाली जो डायग्राम है सर्जिकली रिसेक्टेड स्पेसिमेन है योटिक स्टेनोसिस का, र्यूमेटिक योटिक स्टेनोसिस का। ओके, और बाकी आपको उनका क्राइटेरिया तो आपको ऑलरेडी पता है कि मेजर क्राइटेरिया क्या होता है, मेजर जोन्स क्राइटेरिया वगैरह आपने फॉलो करना होता है। बाकी इसमें मैकैलम प्लैक भी होता है कि जो वेजिटेशन होती है वो आगे लेफ्ट एट्रियल एंडोकार्डियल थिकनिंग वगैरह करवा देती है, तो आपने तो आपको ऑलरेडी आता होता है। इसके बाद हम आगे की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, तो दिस इंपॉर्टेंट डायग्राम इज रिलेटेड टू द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से माइट्रल वाल्व का है, सब एक्यूट है। सब एक्यूट कैसे होता है, स्टेफिलोकोकस विरिडियन की वजह से लार्ज होती है, फ्राइबल वेजिटेशन होती है। और इसके बाद अगर कंजेनिटली बाइकस्पिड एजॉर्टिक वाल्व है तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से कस्पी डिस्ट्रक्शन होगी और रिंग एब्सेस भी आपको देखनी होती है। जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है कार्डिक वाल्व का जिसकी वजह से वेजिटेशन बन जाती है ऑन द वाल्व लीफलेट जिसमें थ्रोम्बोटिक डेब्रिस और ऑर्गेनिज्म होता है। रिस्क फैक्टर में र्यूमेटिक हार्ट डिजीज, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, एयोर्टिक स्टेनोसिस, आर्टिफिशियल वाल्व, इनड्वेलिंग कैथीटर, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर, डायबिटिक्स और एचआईवी है। जो स्टेफिलोकोकस विरिडियन होता है ओवरऑल मोस्ट कॉमन काज होता है स्टेफिलोकोकस, ये आपको इंट्रावेनस में देखने को मिलेगा। स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस ये आपके प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस में आता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है 10% कल्चर नेगेटिव है तो हेसिक वाला हेमोफिलस अकाइंटोबैसिलस कार्डियोबैक्टीरियम इंकिनिला किंजेला आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन वाल्व अफेक्टेड होता है माइट्रल, सेकंड नंबर पे एयोर्टिक और ट्राइकस्पिड वाला लीस्ट होता है, लेकिन राइट साइडेड इन्वॉल्व होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, खासतौर पर इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर वाले में। ओके, तो ये आपने नोट कर लेना है। बाकी अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में, तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, सेप्टिक एम्बोलाइजेशन हो सकती है, मायोकार्डियल एब्सेंस हो सकती है जिसको रिंग एब्सेंस कहती है, डिहीसेंस हो सकती है आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व की, और इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर जो आपका मेजर क्राइटेरिया, मेजर में आपको क्या क्या चीज़ आ जाती है, मेजर में आपका पॉजिटिव ब्लड कल्चर आ जाती है, ठीक है। ओके, इसके अलावा इको कार्डियोग्राफिक फाइंडिंग आपकी देखने को मिलती होती है, ठीक है। तो ब्लड कल्चर को नोट कर लेना। ओके, वैसे इसको बेन से रट्टा मार लो। ओके, और न्यू वैल्वुलर रिगर्जिटेशन है माइनर क्राइटेरिया के अंदर, जबकि पैथोलॉजिकल क्राइटेरिया के अंदर अपने माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है बाई कल्चर और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन का हिस्टोलॉजिकल कन्फर्मेशन है। जबकि माइनर के अंदर क्या होता है, माइनर के अंदर प्री डिस्पोजिंग हार्ट लीजन है। ओके, इसके अलावा फीवर है, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना। ओके, इसके अलावा आपके और क्या क्या हो जाती है, वेस्कुलर आ जाएगा। ओके, ये चीज़ आपने नोट करनी है। माइक्रोबियोलॉजिकल एविडेंस है, ये आपने बात नोट कर लेना। जो इम्यूनोलॉजिकल लीजन है उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑस्टर नोट, रॉथ स्पॉट ह्यूमेटाइड फैक्टर। जबकि वैस्कुलर लीजन के अंदर आपके मेजर आर्टिरियल एम्बोलाई, सेप्टिक पल्मोनरी इन्फेक्शन, माइकोटिक एनेरिज्म, इंट्राक्रेनियल हैमरेजेस, कंजक्टिवल हैमरेज, चैनवे लीजन ये आ जाती होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा ये कवर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी डायग्राम है इंपॉर्टेंट। ओके, तो दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द, ओके एक मिनट, ओके
दिस इज़ द नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। ओके, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। तो जो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस है, इसके अंदर आपको कंप्लीट रो ऑफ थ्रोम्बोटिक वेजिटेशन देखने को मिलती है अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ द माइट्रल वाल्व है, ठीक है। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे ब्लैंड थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा, नो इन्फ्लेमेशन इन द वाल्व कस्प है, ठीक है। जो थ्रोम्बस है वो लूजली अटैच होता है, तो उसको हम मेरेंटिक वाला भी कहते हैं। इसमें जो डेपोजिशन होती है स्मॉल मैसेज ऑफ फिब्रिन प्लेटलेट और अदर ब्लड कंपोनेंट की होती है। अभी एंडोकार्डाइटिस से डिफरेंट होती है बिकॉज यहाँ पे वेजिटेशन स्टेराइल होती है, ठीक है, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर होती है, लार्ज वेजिटेशन आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। तो ये नोट कर लेना। बाकी ये है कि हाइपर कोआगुलेबल स्टेट की वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियास, एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया, एक्सेसिव बर्न, सेप्सिस या एंडोकार्डियल। और इसमें स्टेराइल होती है, नॉन डिस्ट्रक्टिव स्मॉल वेजिटेशन होती है अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर है। वेजिटेशन के अंदर ब्लैंड थ्रोम्बस होगा विदाउट इन्फ्लेमेटरी सेल और इंड्यूस वाल्वुलर डैमेज है। और लास्ट में एक और आपकी देखने को मिलेगा, वो है लिबमैन सैक डिजीज, को एंडोकार्डाइटिस ऑफ एसएलई भी कहते हैं। इसमें माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्वुलाइटिस होता है। माइट्रल वाल्व को फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व करता होता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन करवा देता होता है, ठीक है। ओके, अब ये दोनों साइडों को इन्वॉल्व करेगा और यहाँ पे वेजिटेशन होती है, ग्रैनुलर पिंक होती है, बस ये नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द, ओके, तो ये जो डायग्राम है हमारी, लेट मी क्लेरिफाई दिस। ओके, दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर आप देखोगे हार्ट के चैम्बर काफ़ी ज़्यादा डायलेटेड हो गया, तो जो अल्फा वाली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, 4 चैम्बर डायलेट हो गया। इसके अलावा म्यूरल थ्रोम्बस भी देखने को मिलेगा जहाँ पे उसने एरो बनाया हुआ है। ओके, इसके अलावा जो बीटा वाली हिस्टोलॉजिकल है, इसके अंदर मायोसाइट की हाइपरट्रॉफी और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। और चार्ली वाले डायग्राम के अंदर आपको हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस है, जिनको आप निंजा स्टार भी कहते होते हैं, क्लियर। ओके, तो ये टाइटिन ट्रंकेटिंग म्यूटेशन की वजह से होती है। तो डायलेटेड वाले को कंजेस्टिव भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप होती है प्रोग्रेसिव कार्डिक डायलेटेशन और कॉन्ट्रैक्टाइल या सिस्टोलिक डिसफंक्शन आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल या सिस्टोलिक डिसफंक्शन, बाकी दोनों के अंदर डायस्टोलिक होता है। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन होता है, तकरीबन 40 से कम होता है। इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, बाकी मायोकार्डाइटिस की वजह से, अल्कोहल या थायमिन डेफिशिएंसी बेरी की वजह से हो सकता है, या पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो सकता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर 4 चैम्बर की डायलेटेशन हाइपरट्रॉफी होती है। म्यूरल थ्रोम्बस भी होता है इसमें। कोरोनरी आर्टरीज आर यूजली अनऑब्स्ट्रक्टेड होती है। मायोसाइट की हाइपरट्रॉफी होती है। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी आपको बता दिया है। ओके, ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो डायग्राम है, ओके, तो ये तो हो गया हमारा कार्डियोमायोपैथी हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना आपको निंजा स्टार देखने को मिलेगा चार्ली के अंदर। इसके बाद जो हमारी ये वाली, अगर आपको डायग्राम से पता लग रहा है कि क्या हमारा ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, तो इसमें जो सेप्टल मसल है वो बल्ज हो गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक के अंदर। ओके, तो ये नोट कर लेना है। और इसके बाद जो बीटा वाले डायग्राम है, इसमें आपको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, मायोसाइट का डिसअरे देखने को मिलेगा, मायोसाइट की ब्रांचिंग देखने को मिलती है, एग्जैजुरेटेड होती है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के अंदर भी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस था। तो हाइपरट्रॉफिक में मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होती है, कॉम्प्लायंस इंपेयर्ड हो जाएगी, डायस्टोलिक डिसफंक्शन होती है। ओके, तो ये इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो इंजेक्शन फ्रैक्शन होता है ना, ऑलमोस्ट आपको कितना देखने को मिलता है, 50 से लेकर 80% आपको देखने को मिलता होता है। एटियोलॉजी में बात करें तो बीटा मायोसिन हैवी चेन की म्यूटेशन देखने को मिलेगी। बाकी फ्रेडरिक जिया स्टोरेज डिजीज के इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, इसमें आपको देखने को मिल सकता होता है। तो ओके, तो इसमें क्या होता है, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होती है विदाउट वेंट्रिकुलर डायलेटेशन, वेंट्रिकुलर डायलेटेशन नहीं होती। एसिमेट्रिकल वेंट्रिकुलर सेप्टल हाइपरट्रॉफी होती है। वेंट्रिकुलर कैविटी बिल्कुल बनाना लाइक हो जाती है बाय द बल्जिंग ऑफ सेप्टम इनटू द ल्यूमिना। और यहाँ पे आपको मायोसाइट की ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो लास्ट डायग्राम है हमारी कार्डिक अमाइलाइडोसिस की है, लास्ट नहीं बल्कि कुछ रहती है। तो कार्डिक अमाइलाइडोसिस की डायग्राम है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको अमाइलाइड अपीयरेंस देखने को मिलेगी, जो कि अमॉर्फस पिंक मटेरियल होता है अराउंड द मायोसाइट है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आपको एप्पल ग्रीन बायफ्रिंजेस अंडर द कॉन्गो रेड स्टेनिंग, ये आपने नोट कर लेना है। तो जो आपका रिस्ट्रिक्टिव वाला होता है ना, इसमें आपको इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यूरिंग डायस्टली बाय द इम्पेयरमेंट ऑफ कंप्लायंस, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर इंजेक्शन फ्रैक्शन 45 से लेकर 90% होता है। एडियोपैथिक रेडिएशन फाइब्रोसिस, माइलाइडोसिस, सार्कोइडोसिस या मेटास्टैटिक ट्यूमर। वेंट्रिकल नॉर्मल साइज की होती है, कैविटी डायलेटेड नहीं होती, मायोकार्डियम फर्म होता है, बायलैटरल डायलेटेशन आपको देखने को मिलती होती है, और पैची इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे देखो इतने सारे न्यूट्रोफिल, तो पहला इंप्रेशन आपको क्या आएगा, मायोकार्डाइटिस है, ठीक है। ओके, अब अल्फा वाले में वैसे लिम्फोसिटिक मायोकार्डाइटिस बताया हुआ है, ठीक है। बीटा वाला क्या, हाइपर सेंसिटिव मायोकार्डाइटिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको इओसिनोफिल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा मोनोन्यूक्लियर सेल। इसके बाद जो चार्ली वाले में जाइंट सेल मायोकार्डाइटिस है, ठीक है। ओके, और इसके बाद जो हमारा डेल्टा वाला ये मायोकार्डाइटिस ऑफ शिकास डिजीज़ है, यहाँ पे जो ट्राइपेनोसोम्स है ये मायोफाइबर को डिस्टेंड कर देती है, ठीक है।
ओके। तो ये मायोकार्डाइटिस है। मायोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन और मायोकार्डियम कहते हैं इन्फेक्शन की वजह से, लाइक कॉक्सिक की वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी हो सकता है। जो हमारा लिम्फोसिटिक है ना, मोस्ट कॉमन टाइप होती है, इस पर इंटरस्टिशियल मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल हो गए, ओके, और फोकल नेक्रोसिस होगी मायोसाइट की। हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्या होता है, ईओसिनोफिल ज़्यादा भरे पड़े होते हैं, और ये इसमें जो होता है ना आपका पेरीवास्कुलर इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट होता है, ओके। इसके बाद तो आप जाइंट सेल वाला ना, जाइंट सेल, इसमें भी आपको लिम्फोसाइट मोनोन्यूक्लियर आपको जाइंट सेल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। बाकी इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है ये पेरिकार्डाइटिस की, स्पेसिफिकली बात करें तो एक्यूट सुपरेटिव पेरिकार्डाइटिस की। तो जो आपका पेरिकार्डाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन है पेरिकार्डियम है, ठीक है। जो अब सीरियस पेरिकार्डाइटिस है, ओके, तो इसमें क्या होता है, सीरियस पेरिकार्डाइटिस के अंदर प्रोटीन रिच एक्सुडेट होता है। ये आपको रोमैटिक फीवर, एसएलई, स्क्लेरोडर्मा, यूरेमिया के अंदर देखने को मिल सकता है। इसमें आपको न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा, फ्लूइड वॉल्यूम होगा, फिब्रिनस, या जो हमारा सीरो फिब्रिनस होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होती है, फिब्रिन रिच एक्सुडेट होता है। ये आपको एक्यूट एमआई में देखने को मिलता है, यूरेमिया में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इट इज़ द मोस्ट कॉमन पेरिकार्डाइटिस इन द रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसके अलावा ड्रसलर सिंड्रोम इसके अंदर भी आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है। बाकी जो हमारा प्रूलेंट या सुपरेटिव वाला है, उसके अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट देखने को मिलता है। तो ये आपको इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलेगा। क्रीमी पस आपको देखने को मिलती है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस करवा देगा ड्यू टू इंटेंस इन्फ्लेमेशन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो डायग्राम है, ओके, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द एड्रियल मिक्सोमा। तो आपको सेसाइल लीगन है फ्रॉम द फोसा वैलिस, और ये माइट्रल वाल प्रोलैप्स, माइट्रल वाल ओरिफिस के अंदर एक्सटेंड करती होती है। और बीटा वाले डायग्राम के अंदर ईसीएम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड मिक्सोमा सेल है, ठीक है, ओके। एबनॉर्मल वेसल लाइक फॉर्मेशन ये भी आपको देखने को मिल सकती है। तो जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर वो आपका मिक्सोमा होता है, ओके। ये अडल्ट में देखने को मिलता है, लेफ्ट एट्रियम को इन्वॉल्व करते होते हैं। जो बच्चों के अंदर होता है वो रेब्डोमायोमा होता है, और यहाँ पे आपको रेब्डोमायोमा के अंदर स्पाइडर सेल आते हैं, जबकि मिक्सोमा के अंदर क्या देखने को मिलता है, मिक्सोमा के अंदर आपको लाइक यहाँ पे आपको कार्नी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। कार्नी सिंड्रोम में मिक्सोमा होते हैं, स्पॉटी पिगमेंटेशन और एंडोक्राइन ओवर एक्टिविटी वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। एक मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम और दूसरा कार्नी सिंड्रोम, इन दोनों को आपने नोट कर लेना, ठीक है। कार्नी ट्राइड भी होता है, उसके अंदर आपको स्टीलिएट या ग्लोबुलर मिक्सोमा सेल देखने को मिलते हैं।